तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो तुम पूरी देखो या ना देखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कमेंट में जाके क्लिप स्टूडियो क्रैक वर्जन मत मांगना, क्योंकि मैं नहीं देने वाला। मुझे अपना चैनल प्यारा है, मुझे इतनी जल्दी चैनल बंद नहीं करवाना। या तो बाप का पैसा फूको या तो कोई और जुगाड़ करो। बस कमेंट में क्लिप स्टूडियो क्रैक वर्जन मत मांगना। क्या तुम भी ऐसी एनिमेशन करना चाहते हो, वो भी क्लिप स्टूडियो पे, लेकिन तुम्हें क्लिप स्टूडियो यूज करना ही नहीं आता? अब देखो, ऐसी एनिमेशन तुम किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो, लेकिन क्लिप स्टूडियो का यूज करके तुम ऐसी एनिमेशन कैसे कर सकते हो वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और क्लिप स्टूडियो के बारे में बेसिक से बताने वाला हूँ। इसके बाद शायद तुम्हें कोई क्लिप स्टूडियो का ट्यूटोरियल देखना पड़े। और एनिमेशन अलग चीज होती है, सॉफ्टवेयर अलग चीज होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम तुम क्लिप स्टूडियो ओपन करोगे तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये क्लिप स्टूडियो नहीं है, मतलब अभी क्लिप स्टूडियो पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। तुम्हें क्लिप स्टूडियो जहाँ पे तुम ड्रॉ वगैरह करोगे, एनिमेट वगैरह करोगे, तो उसे ओपन करने के लिए ये जो तुम्हें ड्रॉ वाला ऑप्शन दिख रहा है इसे क्लिक करना पड़ेगा। और फिर अगर तुम फर्स्ट टाइम क्लिप स्टूडियो ओपन करोगे तो तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने मिलेगा। तो तुम्हें यहाँ फाइल्स पे जाना है, न्यू पे जाना है, और तुम्हें कुछ इस टाइप के ऑप्शन देखने मिलेंगे। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो प्रोजेक्ट्स में बहुत टाइप के प्रोजेक्ट्स ऑप्शन है। लाइक इलस्ट्रेशन के लिए अलग से, वेबटून के लिए अलग से, कॉमिक बुक के लिए अलग से, और बाकी सारी चीजों के लिए भी अलग से, और एनिमेशन के लिए अलग से तो है ही। तो तुम इलस्ट्रेशन एंड एनिमेशन दोनों प्रोजेक्ट्स पे एनिमेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट फाइल कैसे सेट की जाती है। तो इलस्ट्रेशन में आने के बाद तुम्हें फाइल नेम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तुम अपनी फाइल्स का नेम पुट कर सकते हो। फिर इसके बाद तुम्हें प्रीसेट्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, लाइक 4K 1080p। मैं यूजुअली 1080p पे ही करता हूँ। और यहाँ पे तुम्हें यूनिट्स का ऑप्शन देखने मिलता है, जहाँ पे पिक्सल, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, पता नहीं क्या क्या मिलता है, लेकिन पिक्सल्स पे रखो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और अब यहाँ पे तुम्हें रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तुम 9020x1080 ये तुम्हारा 1080p रेजोल्यूशन का पिक्सल साइज है, और बाकी अलग अलग पिक्सल साइज तुम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे तुम्हें रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो रेजोल्यूशन तुम 200 से 300 के बीच में रखो। अगर तुम एनिमेशन कर रहे हो तो 200 रखो, और इलस्ट्रेशन कर रहे हो तो 300 रखो। यहाँ पे एक पेपर कलर का ऑप्शन है। अगर तुम्हें न्यू फाइल लेते ही अंधा नहीं होना तो तुम यहाँ पे एक व्हाइट की जगह ग्रे कलर को यूज करो। अब बस इतना हो जाने के बाद तुम ओके प्रेस करो और तुम्हारे प्रोजेक्ट फाइल रेडी है एनिमेट करने के लिए। अब एनिमेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये नीचे में एरो दिख रहे होंगे, इसको तुम क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हारा टाइमलाइन मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ सबसे पहले तुम अपने टाइमलाइन का नेम चूज कर सकते हो। मैं नेम नहीं चूज करता। यहाँ पे तुम फ्रेम रेट चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं यूजुअली 24 FPS पे एनिमेट करता हूँ। तुम 12, 8, 16, 20, 60, 1000 जितना चाहो उतना रख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा है प्लेबैक। तो मैक्सिमम कितने फ्रेम्स होंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट में, और इसे तुम बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो अभी 120 के आसपास ही रखते हैं, इसे तुम बाद में भी एडिट कर सकते हो। और बाकी सारे ऑप्शन को एज इट इज छोड़ के तुम्हें ओके क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे तुम टाइमलाइन पे नोटिस करो तो यहाँ पे तुम्हें कुछ इस टाइप का बड़ा बड़ा बॉक्सेस दिख रहे होंगे व्हाइट कलर के। तो देखो ये यूजुअली अलग व्यू है, मैं इसको यूज नहीं करता। तुम यहाँ पे 3 लाइन्स पे जाओ, थंबनेल साइज पे जाओ, और या थंबनेल व्यू जो भी है इस पे जाओ के नॉन प्रेस कर दो। तो अब तुम्हें टाइमलाइन पे 2 लेयर्स दिख रहे होंगे, और यही सेम लेयर तुम्हें लेयर वाले सेक्शन पे भी दिख रहे होंगे। तो इन सब में से तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पेपर वाले लेयर को एज इट इज छोड़ देना है, और इसके ऊपर वाली लेयर को डिलीट कर देना है। फेंक तो कूड़ेदान में। इसके बाद तुम्हें टाइमलाइन पे आके इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक न्यू एनिमेशन फोल्डर लेना है, और यही सेम एनिमेशन फोल्डर तुम्हें लेयर वाले सेक्शन पे भी दिख जाएगा। लेकिन रुको, तुम अब भी एनिमेट नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें न्यू एनिमेशन सेल लेना होगा इस ऑप्शन को क्लिक करके। अब कम से कम तुम चीजें यहाँ पे ड्रॉ तो कर सकते हो इजिली। अब यहाँ मैं फ्रेम नंबर 4 पे जाऊंगा और F5 क्लिक करूंगा। और तुम अगर लैपटॉप में यूज कर रहे हो उसे तो फंक्शन प्लस F5 क्लिक करो। और जिन्हें ना पता हो, फंक्शन ये वाला बटन, ये FN जो लिखा होता है, ये विंडो के साइड वाला बटन। अब इसके बाद मैं सेल 2 पे कुछ ड्रॉ करूंगा, फिर मैं सेल 1 पे ड्रॉ करूंगा, और बस बन गई तुम्हारी एनिमेशन। तो अब जैसे जैसे तुम सेल लेते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे लेयर सेक्शन में भी लेयर्स बढ़ते जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे 3rd सेल लिया तो लेयर्स वाले ऑप्शन में भी 3 लेयर्स हो गए। लेकिन अगर वही तुम लेयर्स वाले ऑप्शन में एक और लेयर 4 लेते हो तो वो तुम्हारे टाइमलाइन पे अपडेट नहीं होगा। तो जिस भी फ्रेम में तुम्हें लेयर 4 पुट करना है तो वहां पे बस तुम्हें राइट क्लिक करना है, जो तुमने लेयर का नंबर रखा था, लाइक मैंने यहाँ पे 4 रख रखा है, तुम नेम भी रख सकते हो, तो उसे तुम्हें बस क्लिक कर देना है और ये तुम्हारे टाइमलाइन पे दिखने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम लेयर वाले सेक्शन में से कोई भी लेयर डिलीट कर देते हो तो वो तुम्हारे टाइमलाइन से भी डिलीट हो जाने वाला है, तो भूल के भी मत करना। लाइक तुम्हें अगर टाइमलाइन से कोई सेल हटानी है लेकिन वो लेयर वाले ऑप्शन पे एज अ लेयर
दिखे तो तुम उस वाले सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। इससे तुम्हारा सेल टाइमलाइन से हट जाएगा लेकिन वो लेयर्स में दिखेगा। और अगर तुम्हें किसी और सेल की जगह कोई और सेल यूज करना है, जिस भी सेल को जिस सेल से रिप्लेस करना है उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। लाइक यहाँ मैं 4 को 3 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे एक आती है भारी समस्या। लाइक तुमने एक माँ की आंख बनाई, तो अगर तुम्हें दूसरी आंख बनानी है 100% सिमेट्रिकल नहीं बनने वाला और बन रहा है तो तुम इस दुनिया के प्राणी ही नहीं हो। अपना कोविड टेस्ट करवाओ जाके। तो इसके लिए तुम क्या करते हो, तुम काम चोरी करते हो। तुम पहले वाली आंख को सेलेक्ट करते हो लेसर टूल से, उसको डुप्लीकेट करते हो, लेकिन यहाँ पे तुम इसे डुप्लीकेट नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम जैसे ही डुप्लीकेट करने जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें या कंट्रोल टी दबा के क्लिप स्टूडियो में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो भी ऑप्शन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे तुम अगर लेयर वाले सेक्शन पे ध्यान दो तो इसने एक और लेयर बना दी। यानी तुम इस लेयर को एज अ सेल तुम टाइमलाइन में पुट कर सकते हो, टाइमलाइन में शो करवा सकते हो, लेकिन इसे डुप्लीकेट करके फ्लिप नहीं कर सकते। भाई कहाँ से आती है इतनी बुद्धि क्लिप स्टूडियो वाले को, कहाँ से आती है। खैर इसके 2 सॉल्यूशन है। पहले मैं तुम्हें हार्ड वाला बताता हूँ। तो लाइक तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले सेल नंबर 4 जिसमें तुमने आंख बनाई और सेल नंबर 5 जिसमें तुम्हारी आंख डुप्लीकेट हुई, दोनों को सेलेक्ट करके एनिमेशन फोल्डर से तुम्हें बाहर निकालना है। लेयर नंबर 5 को कंट्रोल टी प्रेस करना है सेलेक्ट करके, और इसके बाद तुम्हें जस्ट ड्रैग करना है और राइट क्लिक करके तुम्हें फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल करना है। बस हो गया। और इसके बाद तुम्हें लेयर नंबर 5 पे राइट क्लिक करना है, मर्ज विद बिलो करना है, या फिर यहाँ पे लेयर वाले सेक्शन पे इस ऑप्शन को क्लिक करना है। दोनों सेम ही ऑप्शन है। इतना हो जाने के बाद तुम्हें इस लेयर को, जो न्यू लेयर बनी, उसको ड्रैग करके तुम्हें वापस एनिमेशन फोल्डर में लेके आना है। अब हमारा आता है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। अब तुम क्या करो, जिस भी लेयर को तुम्हें डुप्लीकेट करना है उस लेयर को ड्रैग करके इस फोल्डर वाले आइकन पे छोड़ दो लेयर सेक्शन पे। यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। अब ये फोल्डर एज अ सेल रजिस्टर्ड हो गया तुम्हारे टाइमलाइन पे। अब इस पे तुम लेयर कितने भी लेयर ले लो, डुप्लीकेट कर लो, ये नंबर 4 फोल्डर के अंदर जो चीजें होगा वो तुम्हारे टाइमलाइन पे दिखाई देगी एज अ सेल। तो इसमें तुम हजारों लेयर ले सकते हो, बस तुम्हारा सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए। और काफी इजी ऑप्शन है। जो एनिमे वगैरह बनती है वो इसी चीज को, इसी मेथड को फॉलो करके बनाई जाती है। तो तुम एक एक करके सारे लेयर को फोल्डर में डाल दो। लाइक तुमने शुरुआत में ही फर्स्ट लेयर को फोल्डर में डाल के बनाया, तो तुम बस F5 क्लिक करते जाओ, वो तुम्हारा सेम कॉपी फोल्डर ही बनेगा, लेयर में नहीं बनेगा। और इसके लिए मैंने ऑटो एक्शन बना रखा है। और ऑटो एक्शन सिंपली क्या चीज होता है, इससे तुम थोड़ी और ज्यादा काम चोरी कर सकते हो। ये जो तुम्हें एनिमेशन एक फाइल पूरी सेटअप करनी है, तो बार बार ऐसे करने की जगह हम रेदर देन एक ही बार जब हम प्रोजेक्ट फाइल न्यू लेते हैं तब एक ऑटो एक्शन का यूज करते हैं। और ये ऑटो एक्शन मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो इसे डबल क्लिक करके अप्लाई करो, या तो एक बार क्लिक करके इस प्ले वाले बटन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारे लेयर वाले ऑप्शन में एक सेल, यानी एक फोल्डर्ड सेल के अंदर बहुत सारी लेयर्स है, उसमें अलग अलग कलर लेबल लगे हुए हैं। तो तुम किसी भी लेयर को सेलेक्ट करके इस टाइप से यहाँ पे क्लिक करके कलर लेबल लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़े अपने सेटअप के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो R लिखा है, ये जो ब्लू वाला लेयर है, तो इस पे तुम रफ वर्क कर सकते हो। तो अब तुम रफ लेयर की ओपेसिटी घटा के ये LA रेड वाला लेयर, जो वेक्टर लेयर है, मैं बताऊंगा वेक्टर लेयर क्या होता है, इस पे आके तुम लाइन आर्ट कर सकते हो। और हाँ, रफ लेयर की ओपेसिटी घटा देना जरूर। तो लाइन आर्ट हो जाने के बाद इसमें तुम्हें SAH यानी शैडो एंड हाईलाइट, ये येलो वाली लेयर तुम्हें दिख रही होगी, इसमें तुम्हें शैडो लाइंस देनी है, हाईलाइट की लाइन। मैं बस अभी तुम्हें बस जनरल आइडिया के लिए बता रहा हूँ, और बाकी मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँ। तो शैडो लाइन देने के बाद हमें इन सभी लेयर को, मतलब जो वेक्टर लेयर है, इन सभी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे रास्टराइज कर देना है। मतलब हमें इसे रास्टर लेयर में कन्वर्ट कर देना है। मैं आगे बताऊंगा वेक्टर रास्टर लेयर के बारे में। अब यहाँ पे तुम्हें कलर लेयर पे आना है। कलर लेयर पे आने के बाद तुम्हें जस्ट कलर कर देना है, अच्छे अच्छे कलर्स चूज करके, और तुम्हें शैडो एंड हाईलाइट लाइन के भी ऊपर कलर कर देना है। इसलिए मैं ये पिक्सेलेटेड लाइन यूज करता हूँ। देखो, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये लाइन तो बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड है, क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन है, तो ये पिक्सेलेटेड नहीं, ये एंटी एलाइजेशन होता है। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा इसका क्या यूज होता है, बहुत अच्छा यूज होता है। तो यहाँ पे तो ये हो गया इलस्ट्रेशन प्रोजेक्ट से सेट। बीइंग एन एनिमेटर, तुम्हें एनिमेशन प्रोजेक्ट से सेट करने भी आना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे 36 तरीके का ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। तुम इन बॉक्सेस को क्लिक करोगे तो और भी सारे ऑप्शन क्लिक हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर में चीजें तो हमें कुछ कुछ सेम देखने मिलती है। लाइक यहाँ पे हमारे प्रीसेट्स हैं, और प्रीसेट यहाँ पे एनिमेशन वाले में कम दिए गए हैं, और बाकी पिक्सल साइज, रेजोल्यूशन, ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें।
और यहाँ पे तुम्हें एक कैनवस में ब्लू बॉक्स देखने मिल रहा होगा। अब इन ब्लू बॉक्स के अंदर जो चीजें होगी वही बस तुम्हें दिखाई देंगी। इन ब्लू बॉक्स से बाहर अगर तुम चीजें ड्रॉ करोगे तो नहीं दिखाई देंगी। तो इसे कहते हैं ब्लैंक एरिया, जहाँ पे तुम्हें कैमरा मूवमेंट और बहुत सारी चीजों के लिए वर्क होता है इसका, और काफी अच्छी चीज होती है ये। और इसके लिए तुम ब्लैंक एरिया में जाओ और यहाँ पे देखो मैंने 200 सब में डाल रखा है, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सब जगह। तुम अपने मन के अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन 200-300 इनफ होता है। मैं खुद 200 यूज करता हूँ, तो तुम भी 200 ही यूज करो। अब यहाँ पे तुम्हें वही टाइमलाइन के ऑप्शन देखने मिल रहे होंगे। यहाँ पे नेम और फ्रेम रेट, तुम्हें यहाँ पे प्लेबैक स्पीड और बाकी सारी वही सारी चीजें, बकवास सी चीजें। बस यहाँ पे तुम्हें बाकी सबको ऐसे छोड़ दे के ओके प्रेस करना, बस हो गया तुम्हारा। अब तुम इस पे एनिमेट कर सकते हो। और हाँ, मैं इसलिए बोल रहा था ग्रे कलर यूज करो वरना तुम अंधे हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे होगे तो एनिमेशन के लिए सारी चीजें सेट होके आई है पहले से, जब हमने टाइमलाइन सेट करा था। हमें इस वाले पे वर्क नहीं करना। सबसे पहले मुझे अपने आंख पे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे व्हाइट की जगह ग्रे कलर यूज करूंगा। और इसके बाद हमें इस वाले जो लेयर आया है हमारे पास उसे हमें डिलीट करना है और अपने ऑटो एक्शन पे जाके इस ऑटो एक्शन को यूज करना है। और हाँ, मैंने अपने ऑटो एक्शन का एक शॉर्टकट भी बना रखा है। इस डिफॉल्ट वाले वर्क स्पेस में वर्क नहीं करेंगे, मैं तुम्हें एक अपना ही वर्क स्पेस दूंगा। लाइक ये जो तुम इंटायर वर्क स्पेस देख रहे हो ना, ये जो इधर उधर सारे टूल्स वगैरह है, ये अलग है मेरा। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसे भी डाउनलोड कर लेना तुम, और उसी पे एनिमेट करेंगे हम लोग। तो अब हम थोड़ा टूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें साइड में टूल बारे बहुत सारे टूल देखने मिल रहे हो, लाइक सिलेक्शन टूल, लेसो टूल, मैजिक ऑन टूल, लाइन टूल, पेन टूल, पेंसिल टूल, फिल टूल, ग्रेडियंट टूल, लाइन वेक्टर लाइन करेक्शन टूल और बहुत टाइप के 36 प्रकार के टूल। इतने तो यूज भी नहीं आने वाले तुम्हारे डे टू डे लाइफ में। और यहाँ पे तो हर एक टूल के तुम्हें सब टूल देखने मिल जाएंगे, लाइक ब्रश के बहुत सारे ब्रशेज, दूसरे ब्रश के बहुत सारे और ब्रशेज, फिल टूल के अलग अलग फिल टूल। एडोब एनिमेट वालों सालों जलो, यहाँ पे फिल टूल के 4 तरीके के फिल टूल दे रखे हैं यहाँ पे इन लोगों ने। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और सब टूल की प्रॉपर्टीज में भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक ब्रश का साइज छोटा करना है, कर सकते हो। ब्रश की ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, कर सकते हो। ब्रश का एंटी एलाइजेशन सेट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो अब देखो एंटी एलाइजेशन का क्या सीन है। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें नॉन वाले पे क्लिक करके दिखाऊं तो ये तुम्हें खुरदुरा सा कुछ पिक्सेलेटेड सब देखने मिल जाएगा। ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि ये एनिमेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सेल शेडिंग करते समय। और बाकी अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इस हार्ड एजेस यूज कर सकते हो, सॉफ्ट एजेस यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट एजेस यूज कर सकते हो। क्लिप स्टूडियो वाले सब में राजी हैं, वो एडोब एनिमेट वालों को थोड़े अलग सोच रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन तुम्हें देखने मिल जाएगा, जो नॉर्मली मैं 0 पे ही रखता हूँ एज एन प्रोफेशनल आर्टिस्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत लोग 100 पे भी रख के बनाते हैं। तुम्हें जितना अच्छा लगे उतना बनाओ। मैं 0 पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये रियल पेपर वाली फीलिंग देता है ड्रॉ करते टाइम। ऐसा नहीं कि तुमने ड्रॉ कर दिया, अब आधे घंटे बाद तुम लाइन देख रहे हो, तुमने जैसे ड्रॉ किया वैसे लाइन नाच के जा रही है। और देखो मुझे स्टेबलाइजेशन इसलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि क्लिप स्टूडियो के ब्रशेस ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, और कितनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन करनी है। तुम 0 पे थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद इसे मास्टर कर सकते हो और अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम पेंसिल ब्रशेस में आके पेंसिल ब्रशेस की प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे तुम टेक्सचर चेंज कर सकते हो। ये हमने ये बोरे वाला टेक्सचर यूज करा, कुछ खास जम नहीं रहा। ये डिफॉल्ट है दीवार वाला खुरदुरा सा टेक्सचर। अब यहाँ पे तुम बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो अपने ब्रश की। और यहाँ पे किसी भी ब्रश के सब टूल में, मतलब किसी भी टूल के सब टूल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे और ज्यादा चेंज करनी है। तुम्हें इस रिंच वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो भाई, भर के ऑप्शन। लाइक एडोब एनिमेट वाला देखो, जलो इससे, मतलब प्रॉपर्टीज के अंदर भर के प्रॉपर्टीज है, इतने तो मैं यूज भी नहीं करता। तो अब यहाँ पे आता है तुम्हें ब्रश साइज सेट करने के लिए अलग ऑप्शन दिए हैं। मतलब तुम जब कीबोर्ड से इन दोनों ब्रैकेट की का बड़ा छोटा कर सकते हो ब्रश। और अब देखो तुम किस ब्रश साइज पे वर्क कर रहे हो तुम्हें नहीं पता, लेकिन अब देखो अब तुम किस ब्रश साइज पे वर्क कर रहे हो तुम्हें ये भी नहीं पता, लेकिन अब किस ब्रश साइज पे वर्क कर रहे हो ये भी नहीं पता। तो इसके लिए लेट सपोज तुम 5 नंबर के ब्रश साइज पे वर्क कर रहे हो और तुम्हें वापस से तुमने कुछ ब्रश साइजेस ऊपर नीचे करी डिफरेंट इलस्ट्रेशन के लिए, एनिमेशन के लिए। अब तुम वापस 5 नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली 5 नंबर सेलेक्ट करके ब्रश साइज का साइज चेंज कर सकते हो। देख रहे हो कितना हैंडी ऑप्शन है। अब इसके बाद तुम क्या करो, इस ब्रश साइज वाले आइकन को, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज, ये सब टूल जो भी है, इसको होल्ड करके तुम सब टूल प्रॉपर्टीज के बगल में ड्रॉप कर दो। इससे क्या होगा, तुम आपस में स्विच कर सकते हो। जब तुम्हें प्रॉपर्टीज पे वर्क करना होगा तो प्रॉपर्टीज पे, जब
तुम्हें ब्रश साइज पे वर्क करना हो तो ब्रश साइज पे। अब यहाँ पे आता है हमारा कलर व्हील, और कलर व्हील में भी तुम्हें दो ऑप्शन मिलते हैं, स्क्वायर वाला कलर व्हील या ट्रायंगल वाला कलर व्हील। मैं ज्यादातर ट्रायंगल वाला यूज करता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक कलर सेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, लाइक मतलब कलर सेट करने का भी ऑप्शन। यहाँ पे तुम बहुत तरीके का अलग अलग रंग सेट कर सकते हो। मैं कलर व्हील को थोड़ा साइड करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे हमने ये पर्पल कलर ले लिया, अब हम इसे यहाँ पे रिप्लेस कलर कर सकते हैं, या फिर तुम इस वाले बटन पे क्लिक करके ऐड कलर भी कर सकते हो। यहाँ पे लाइक तुम्हें फिक्स नंबर ऑफ कलर मिल जाते हैं। मैं बताऊंगा कि तुम्हें कलर प्लेट कैसे लेना है, लाइक तुम्हारे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तुम्हारे कैरेक्टर के कपड़ों, बाल, जूते, मोजे और सारी चीजों के अकॉर्डिंग तुम कैरेक्टर के कलर्स यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। तुम्हें बार बार आई ड्रॉपर से कैरेक्टर ओपन करके पिक ना करना पड़े। मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, इस वाले बटन से तुम कलर पुट कर सकते हो, मतलब न्यू कलर इंपोर्ट कर सकते हो जो तुमने कलर सेट कर रखा हो। इस वाले बटन से पता नहीं क्या होता है, और इस वाले बटन से कलर डिलीट होते हैं। तुम ये सारे ट्रांसपेरेंट कलर जो है, ये भी एक मतलब ट्रांसपेरेंट ही है, तो ट्रांसपेरेंट को तुम डिलीट करके या तो उसमें ऐड कलर कर सकते हो न्यू, या फिर रिप्लेस कर सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा। अब न्यू कलर सेट लेने के लिए तुम इस रिज वाले आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे क्रिएट न्यू सेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो, कुछ भी नाम दे दो, ओके क्लिक कर दो। अब यहाँ पे तुम्हारा न्यू सेट बन चुका है। यहाँ पे तुम कलर भर भर के डालो अपने हिसाब से। लेकिन अगर गलती से भी तुमने कलर व्हील ही डिलीट कर दिया, मतलब कलर व्हील का विंडो ही गायब कर दिया, ले लो टा, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पे विंडोज पे जाओ, यहाँ पे तुम्हें कलर व्हील ढूंढने की जरूरत है। कलर व्हील मिल गया, उस पर दबा दो, कलर व्हील आ जाएगा और फिर तुम जहां रखना चाहो उसे रख सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कलर स्लाइडर का, पता नहीं भाई इतने सारे ऑप्शन भर रखे हैं, मैं यूज नहीं करता, हटाओ इसको। और यहाँ पे एक कलर मिक्सिंग का ऑप्शन मिलता है, लाइक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये, तो इसमें तुम कलर मिक्स करके एकदम रियलिस्टिक जैसा भी चाहो वैसा कलर बना सकते हो, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता, हटाओ इसको। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कलर हिस्ट्री। यहाँ पे ये तुम्हारे कुछ टाइम के करतूते सेव करके रखता है, जो तुमने कलर यूज करा होगा। लाइक मैंने ये वाला ब्लू यूज करा, फिर मैंने ये वाला ब्लू यूज करा, फिर मैंने ये वाला ब्लू यूज करा और ऐसे स्लाइड कर दिया, और इसके बाद मुझे पता नहीं चल पा रहा है कौन सा ब्लू है। ऑल्दो मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर से पिक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये डिलीट कर दिया, मुझे पहले वाला ब्लू पसंद आ रहा था। ब्लू करने के चक्कर में मैं ब्लू हो गया। अब भाई यहाँ पे तुम कलर हिस्ट्री में जाओ, ड्रॉ करो और बस हो गया, तुम अब ब्लू कर सकते हो। अब हम यहाँ पे थोड़े दाहिने साइड चलते हैं। अब दाहिने साइड है तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये तुम्हारे मोबाइल ऐप के लिए, मतलब तो यहाँ पे तुम इस QR को स्कैन करके तुम मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो क्लिप स्टूडियो को, और यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, फालतू ही होता है, मैं यूज नहीं करता इसको। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे एसेट्स दिख जाएंगे जो तुमने क्लिप स्टूडियो स्टोर से डाउनलोड कर रखा होगा। और क्लिप स्टूडियो स्टोर की बात हो ही रही है, नहीं ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्लिप स्टूडियो क्रैक वाला है, बताना मत किसी को। देखो क्लिप स्टूडियो स्टोर में तुम यहाँ पे ओपन करोगे, जैसे यहाँ पे तुम एसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ब्रशेज, एसेट, 3D मॉडल, दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी, इन्वायरमेंट सब मिल जाएगा इसमें, ठीक है। बस तुम्हें सर्च करना है और ये फ्री वाला टैग जरूर अप्लाई करना है, वरना अगर तुम्हारे बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो तुम पैसा फूको। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेज और बहुत यूजफुल है, और जो मैंने तुम्हें ब्रशेज शुरुआत में दिखाया कि फ्लेक्स मारा था, ये सारे ब्रशेज मैंने यहीं से डाउनलोड करे थे, और वही सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगी, तुमने जो डाउनलोड कर रखा होगा कैटेगरी वाइज। और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता लेकिन कभी कभी यूज कर लेता हूँ। अब देखो मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करता तो मैं इसे फुल्ली मैक्सिमाइज कर दूंगा। यहाँ पे जो 2 एरो दिख रही है इससे फुल मैक्सिमाइज हो जाता है, और 1 एरो दिख रही है उससे हाफ मैक्सिमाइज होता है। लाइक तुम यहाँ नीचे टाइमलाइन पे देख सकते हो, जैसे हमने पहला प्रोजेक्ट लिया था तो ये हाफ मैक्सिमाइज था। अब यहाँ पे आता है सबसे ज्यादा यूज करने वाला ऑप्शन, नेविगेशन। अब यहाँ पे तुम इस स्लाइडर को स्लाइड करके बड़ा छोटा कर सकते हो इसका, यहाँ पे तुम इसकी जिंदगी रोटेट कर सकते हो, और इस बटन से भी वही चीजें होती है। लाइक यहाँ पे हमने 2 गोले बना दिए, और इन दोनों गोलों को मैं तुम्हें काया पलट करके दिखाता हूँ। लाइक ये फ्लिप कर देता है ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से, और यहाँ पे देखो ये फिट करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये फिट करने का ऑप्शन, 2 फिट करने का ऑप्शन, लाइक ये तुम छोटे वाला दबाते हो जिसमें 2 बॉक्सेस बने हैं, तो इससे क्या होगा कि तुम किसी विंडो को रिसाइज करोगे तो तुम्हारा कैनवस उसके रेशियो के अकॉर्डिंग रिसाइज होगा, मतलब कैनवस भी रिसाइज होगा। और यदि अगर तुम ये नहीं दबाते हो, ये बड़े वाला डब्बा दबाओ, तो इससे तुम जब भी विंडो रिसाइज करोगे तो तुम्हारे कैनवस को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे तुम्हारे एफर्ट से तुम्हारे क्रश को नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे नीचे में और भी ज्यादा ऑप्शन है, लाइक यहाँ पे एक देख लो लेयर स्टाइलाइजेशन या कुछ भी ऐसा कुछ इफेक्ट, मतलब लाइक जैसे हमने एक ब्लू कलर से स्ट्रोक बनाया, अब हमने इस लेयर वाले ऑप्शन पे, मतलब लेयर स्टाइल वाले ऑप्शन पे इस वाले गोल वाले बिंदु पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारे
पूरे स्ट्रोक में एक बॉर्डर लग गया है और इस बॉर्डर की मोटाई चौड़ाई तुम चेंज कर सकते हो। और इसके बाद अगर तुम जो भी बॉर्डर बनाओगे उस जो भी स्ट्रोक दोगे उस वाले लेयर पे जिसपे तुमने ये लेयर स्टाइल्ड इनेबल कर रखा है, तो उन सभी स्ट्रोक पे बॉर्डर बन जाएगा और इन बॉर्डर की तुम कलर भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और एक बार कलर चेंज करने से तुम्हारे पूरे उस लेयर के स्ट्रोक के बॉर्डर के कलर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन तुम्हें देखने मिल जाता है, लाइक ये लेयर सर्च करने का। अगर तुमने बहुत सारे लेयर्स पे काम कर रखा है तो ये उस पे हेल्प करता है, लेकिन ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, इसे हटा दो। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक लाइट टेबल का ऑप्शन मिलता है, इसे हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। लेयर्स के साथ हम इसे भाई भाई बना देते हैं और इस लेयर स्टाइल वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे सब टूल के साथ भाई भाई बना देते हैं। और बाकी सारी ये अलाइनमेंट वाला ऑप्शन पता नहीं क्या होता है, इससे मैं इसे भी नहीं यूज करता। ये एक और अबाउट टाइप का, इसे भी मैं यूज नहीं करता, हटा दो इस चीज को। तो अब यहाँ पे लेयर्स में तुम्हें दो लेयर्स के ऑप्शन मिलते हैं, एक वेक्टर एक रास्टर लेयर। तो लाइक मैंने रास्टर लेयर पे लाइन से बनाई और वेक्टर लेयर पे लाइन से बनाई। अब यहाँ पे मैं कीबोर्ड शॉर्टकट ओ क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के लिए टूल आ जाएगा। यहाँ पे से अगर मैं रास्टर लेयर पे ऐसे ऐसे मूव करूँ तो ये पूरा रास्टर लेयर के साथ मूव हो रहा है, लेकिन अगर मैं वही वेक्टर लेयर पे ऐसे ऐसे करूँ तो ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब मैं ड्रॉइंग के बाद भी स्ट्रोक्स वगैरह के एंकर पॉइंट एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से सेम लेयर के अलग अलग स्ट्रोक को। तो मैं तुम्हें थोड़े और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक हमने दो गोले बनाए, एक गोला बनाया रास्टर लेयर के लिए, स्टेबलाइजेशन 0 पे रख, और एक गोला हमने बनाया वेक्टर के लिए। तो अगर हम दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे और हम दोनों को जूम करके देखेंगे तो रास्टर लेयर की फट गई भाई उसकी, और वेक्टर लेयर अपना चैड बंडा अपने क्वालिटी पे बना हुआ है। अगर हम दोनों को सेलेक्ट करके छोटा भी कर देंगे तो यहाँ पे तो उतने पता नहीं चल रहे छोटे में, लेकिन हम अगर फिर से बड़ा करते हैं तो फट गई भाई, रास्टर लेयर फट गई पूरी तरीके से और वेक्टर लेयर ने अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखी हुई है। लेकिन अगर तुम्हें वेक्टर को रास्टर करना है तो तुम बस राइट क्लिक करके उसे रास्टराइज कर सकते हो। मेरे वर्क स्पेस में एक ऑप्शन है ऑल्ट आर करके, तुम उससे वेक्टर लेयर को रास्टराइज कर सकते हो। अब तुम इस रास्टर लेयर को जूम करोगे जो वेक्टर लेयर था पहले, तो अब इसकी फट जाएगी। और यहाँ पे लेयर्स के बाद तुम्हें फोल्डर ऑप्शन देखने मिल जाता है जिसमें तुम फोल्डर ले सकते हो, फिर फोल्डर में तुम लेयर डाल सकते हो और फिर उस फोल्डर को फोल्डर में डाल सकते हो, फिर उस फोल्डर को फोल्डर के फोल्डर में डाल सकते हो। तुम फोल्डर क्रिएट करके फोल्डर ग्राउंड कर सकते हो। तो अब क्या होता है कि अब तुमने मान लो ये गोला बनाया, इस टाइप से एक सीन बनाया। अब यहाँ पे तुम इस गोले की ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो, इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। और अब यहाँ पे एक और क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो कि तुमने इस गोले के ऊपर एक और लेयर लिया, अब तुम उस लेयर पे तुम कुछ ब्रश स्ट्रोक दे रहे हो, अब तुम चाहते हो इस गोले के अंदर रहे, इसे बाहर ना जाए बैकग्राउंड में, तो तुम इसके लिए ये क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन यूज करते हो, क्लिप कर सकते हो। अब इसके कुछ भी स्ट्रोक मारो ये इसके बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक रेफरेंस लेयर का ऑप्शन है। अब इसे कैसे यूज करते हैं, तो लाइक मैंने इस लेयर पे एक सर्कल बना दिया, एक और लेयर लिया, उस लेयर पे भी सर्कल बना दिया, एक और लेयर लिया और उस लेयर पे भी सर्कल बना दिया। अब मैं फिल के लिए एक और लेयर लूंगा, यानी फ्लैट कलर्स के लिए, जो इन सभी सर्कल्स के नीचे होगा। अब मैं देखो इस लेयर पे फिल करूंगा तो ये अलग लेयर का सर्कल है, इस पे फिल हो जा रहा है, ये अलग लेयर का सर्कल है, इन सभी पे फिल हो जा रहा है। लेकिन क्या हो, मैं चाहूँ कि सिर्फ एक लेयर पे फिल हो, मैं लाइक इस वाले लेयर के सर्कल पे फिल हो और बाकी ये जो दोनों लेयर वाले सर्कल है इन पे फिल ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले जो जिस लेयर पे मैंने सर्कल बनाया है उस लेयर को मैं रेफरेंस लेयर कन्वर्ट कर दूंगा और जो सब टूल प्रॉपर्टीज है उसमें हम अपने फिल बकेट टूल की, जो सेकंड वाला फिल बकेट टूल है, तुम फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा तुम सेकंड वाला यूज करो। वहां पे भी हम रेफर मल्टीपल वाले ऑप्शन पे जाकर रेफरेंस लेयर सेलेक्ट कर देंगे। अब मैं इसके नीचे वाले लेयर पे जब कलर करूंगा तो ये सिर्फ रेफरेंस लेयर वाले पे कलर होगा, मतलब जिस लेयर पे रेफरेंस इनेबल है, बाकी सारे सर्कल्स पे कलर नहीं होगा जिस लेयर पे रेफरेंस इनेबल नहीं है। तो ये भी बहुत यूजफुल ऑप्शन है, ये जगह जगह काम आते रहता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट लेयर कन्वर्ट करने का। अब ड्राफ्ट लेयर में क्या होता है, लेट सपोज तुमने फ्लैट कलर के नीचे एक और लेयर लिया और उसमें ऐसी लाइन दे दी, ये जनरली शैडो एंड हाईलाइट वगैरह के लिए यूज होता है। अब तुम फ्लैट कलर वाले लेयर पे कलर करना चाहोगे तो वो देखो लाइंस रोकेंगी पूरे को कलर करने, लेकिन तुम ऐसा चाहती हो लाइंस मिटे भी ना और इन पे कलर भी हो जाए और लाइन को ये फ्लैट लेयर इग्नोर कर दे, जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। उसके लिए तुम्हें लाइन वाले लेयर पे जाके ड्राफ्ट लेयर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि जो तुम्हारा फ्लैट कलर वाला लेयर है वो इस लेयर को इग्नोर कर देगा, लाइक जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि तुम लेयर को लॉक कर सकते हो और लॉक करने के बाद एक और ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी लॉक करने का। तो इसको इनेबल करते ही क्या होगा कि अगर
तुमने किसी लेयर पे ट्रांसपेरेंसी लॉक कर दिया है तो उस लेयर पे तुम कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे, लेकिन जो उस लेयर पे पहले से ड्रॉ है उसके ऊपर तुम कलर जरूर कर पाओगे, कुछ इस टाइप से है। और इस लेयर से अगर तुम कुछ इरेज करना चाहो तो इरेज हो जाएगा, लेकिन ड्रॉ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे तुम्हें ये पता नहीं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, मैं इसे यूज नहीं करता। और यहाँ पे तुम्हें मर्ज बिलो लेयर का ऑप्शन मिलता है, जिससे तुम एक एक करके सारे लेयर्स मर्ज कर सकते हो आपस में। और यहाँ पे तुम्हें एक मास्किंग का ऑप्शन देखने मिलता है, नहीं वो मुखौटे वाला मास्क नहीं, पता नहीं इसका क्या यूज होता है, मैंने आज तक यूज नहीं करा और करूंगा भी तो नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो मैं यूज नहीं करता, पता नहीं क्यों। यहाँ पे तुम लेयर के कलर चेंज कर सकते हो। लेट सपोज तुमने लेयर का कोई एक पर्टिकुलर कलर रख दिया, अब उस लेयर पे तुम किसी भी कलर से ड्रॉ करो, वो उस कलर से ड्रॉ नहीं होगा, वो उस कलर से ड्रॉ होगा जो कलर तुमने उस लेयर पे सेट करा होगा। है ना काफी अच्छा ऑप्शन। ये जनरली एनिमे स्टूडियो वाले यूज करते हैं अपने मतलब स्पेसिफिक लाइन आर्ट और शैडो एंड हाईलाइट और भी बहुत सारी चीजों के लिए। तो तुम्हें ये एनिमेशन दिख रही होगी, तो यहाँ पे अगर तुम टाइमलाइन पे नोटिस करो तो एक ओनियन स्किन नाम का एक ऑप्शन होता है, जिसको तुम इनेबल करने से, जिसको ऑन करने से तुम्हें अपने प्रीवियस एंड नेक्स्ट फ्रेम दिखते हैं। और इसमें तुम एडिटिंग कर सकते हो, लाइक तुम एनिमेशन में जाओ, यहाँ पे तुम शो एनिमेशन सेल पे जाओ, ओनियन स्किन सेटिंग पे जाओ। अब तुम यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस सेल के कलर चेंज कर सकते हो कि तुम्हें कौन से कलर में ओनियन स्किन दिखेगी। और यहाँ पे तुम ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, स्टार्ट एंड स्टॉप ओपेसिटी। तो स्टॉप ओपेसिटी जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सिर्फ 20% ही मैक्सिमम जाता है। और यहाँ पे ऊपर में आके तुम नंबर्स ऑफ सेल सेट कर सकते हो कि तुम्हें कितने सेल आगे और पीछे देखना है, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक नंबर होता है और इससे ज्यादा कोई काम का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अब लाइक तुम यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हो और ड्रॉ करते जा रहे हो और एट द एंड आके तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर छोटा से बड़ा हो गया, मतलब उसकी प्रपोर्शन गड़बड़ हो गई है। उसके लिए तुम्हें एक सेक्शन मिलता है यहाँ पे, जो मैं ज्यादा यूज नहीं करता इसलिए मुझे उतना अच्छे से आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है। तो लाइट टेबल में यहाँ पे तुम्हें जो ऑप्शन इनेबल दिख रहे हैं बस उसको इनेबल कर दो, मुझे ज्यादा पता नहीं है। तुम सबसे पहले सेल 1 पे जाओ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, सेल 1 पे जाओ और जो सेल 1 का तुम्हें ऊपर दिख रहा है उसको ड्रैग करके ऐसे नीचे ले आओ। अब यहाँ पे तुम किसी भी सेल में जाओ, लेट सपोज मैं सेल 15 में गया, अब यहाँ पे मैं आके यहाँ पे मुझे इसका वो दिख जाएगा कि प्रपोर्शन कैसे है और सारी चीजें, इसके हिसाब से मैं प्रपोर्शन एडजस्ट कर सकता हूँ। और मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ, मतलब लाइट टेबल को मूव भी कर सकता हूँ। उसके लिए बस ये वाला ऑप्शन इनेबल कर दो और ओ क्लिक करो, शॉर्टकट की ओ, तुम्हारा ऑब्जेक्ट टूल इनेबल हो जाएगा। या फिर तुम कंट्रोल होल्ड करके भी कर सकते हो, लेकिन ओ क्लिक कर लेना। और इसके बाद तुम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन इससे सेल 1 को घंटा कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं होगा उसको। तो अब यहाँ पे आती है हमारी हिस्ट्रीज, नहीं मैं गूगल हिस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आती है हमारी ब्रश वगैरह की हिस्ट्री जो हमने यूज कर रखा है, अंडो रीडो और जितने भी स्ट्रोक इरेजर यूज कर रखे हैं उसकी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है ऑटो एक्शन, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये सिंपली वर्क कैसे करता है, लाइक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ड्राफ्ट लेयर, क्रिएट अ ड्राफ्ट लेयर। तो अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो एक ड्राफ्ट लेयर क्रिएट हो जाएगा हमारे लेयर पैनल में। तो ये हुआ कैसे, तो इसमें रिकॉर्डेड एक्शन होते हैं जो तुम करोगे, लाइक एक ड्राफ्ट लेयर क्रिएट करने के लिए तुम्हें इस टाइप का तुम्हें एक लेयर लेना पड़ेगा, उसमें ये कलर चेंज का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, फिर ये ड्राफ्ट ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, तब तुम्हारा एक लेयर बनेगा। लेकिन इसमें वो एक्शन पहले से रिकॉर्डेड है, इसमें बस तुम डबल क्लिक करके या प्ले बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे एक एनिमेशन फोल्डर ले लेता हूँ और अब मुझे अपने एनिमेशन सेल सेट करने हैं, मतलब एनिमेशन के लिए, तो मैंने अपना एक कस्टम ऑटो एक्शन बना रखा है जिसको मैं डबल क्लिक करूंगा या प्ले बटन पे मैं प्रेस करूंगा तो ये मतलब ये मेरे लिए पूरा एक फोल्डर बनाएगा, उसके लिए एनिमेशन मतलब सारे लेयर अरेंज करेगा, लेबल करेगा, रीनेम करेगा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होती है। अगर इतने पे भी समझ नहीं आया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तुम वहां से डाउनलोड कर लो और जस्ट यूज करो। और इंपोर्ट वगैरह कैसे करना है तो यूट्यूब पे देख लेना है, लेकिन अगर तुम खुद का बनाना चाहते हो तो वो भी YouTube पे देख लेना, मैं उतना नहीं बताने वाला। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन तो छुपा ही रह गया, ये सब व्यू का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, तुम अपने रेफरेंसेस वगैरह इंपोर्ट कर सकते। नहीं ये IBS पेंट वाला जैसा फुद्दू ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तुम नेविगेशन की तरह इसे कंट्रोल भी कर सकते हो, इसकी जिंदगी की काया पलट कर सकते हो। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाके तुम इंपोर्ट कर सकते हो अपने सारे रेफरेंसेस और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम एडिट भी कर सकते हो अपने रेफरेंसेस, लाइक इस वाले बटन को दबाओ, एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खुल जाएगा, वहां पे तुम जो भी एडिट करोगे और कंट्रोल S दबाओगे तो यहाँ पे सब व्यू में भी सेव हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल ऑप्शन है, मैं इसे रेगुलरली यूज करता रहता हूँ। तो ये था बेसिक डिफॉल्ट वर्क स्पेस का वर्क फ्लो जो मैं बहुत पहले यूज करता था, लेकिन अब मैं अपना
कस्टम यूज करता हूँ, जो मैंने डाउनलोड करा था क्लिप स्टूडियो स्टोर से और छेड़छाड़ करी थी अपने हिसाब से। तो ये है मेरा कस्टम वर्क फ्लो, जहाँ पे सारी काम की चीजें लेफ्ट साइड है और भी थोड़ी काम की चीजें राइट साइड भी है। और ये मेरे हैंड के कन्वीनियंट से, अगर तुम लेफ्टी हो, बाएं हाथ से जिस हाथ से धोते उसी हाथ से खाते और बनाते भी हो, तुम इसमें जितनी भी लेफ्ट में चीजें है उसको राइट में ट्रांसफर कर लो। और मेरे वर्क फ्लो में तुम्हें ऊपर में कुछ रंग बिरंगी चीजें देखने को मिल रही हो, तो ये ना कमांड बार है। इसमें मैंने ना वो सारी चीजें सेट कर रखी है जो मुझे ज्यादातर यूज आते हैं, लाइक कुछ कलर्स, कुछ टूल्स, कुछ ऑप्शन जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, ताकि अगर मैं टैप बटन दबा के सारे विंडोज को मिनिमाइज कर दूं जस्ट ज्यादा स्पेस में ड्रॉ करने के लिए, तो ये सारे वहां पे रहें और मैं इनका इंस्टेंटली यूज कर सकूं। और बार बार भाई कौन इतना कलर कोड और ये सारी चीजें याद रखेगा, तो ऊपर में ही मैंने सेट कर लिया है। और टेंशन ना लो, अगर तुम मेरा वर्क स्पेस यूज करोगे, भले ही तुम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दो बाद में, लेकिन ये सारे ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और तुम्हें कमांड बार कैसे एडिट करना है तो ये मैं नहीं बताने वाला, यूट्यूब पे सर्च करो। मैं तुम्हें टाइमलाइन के बारे में तो और भी चीजें बताना भूल ही गया। तो देखो ये टाइमलाइन पे ये जो तुम्हें लाल डंडी दिख रही, तो ये तुम्हारा प्ले हेड है, ये जहाँ पे रहेगा तुम्हें वो चीज दिखेगी। और ये जो ब्लू वाली दो डंडी दिख रही है आगे पीछे, ये तुम्हारा मिनिमम टू मैक्सिमम प्ले रेंज है, इसको तुम घटा बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अगर तुम ये ब्लू वाला बार बढ़ा देते हो और उसके बाद तुम्हारे लेयर्स बढ़ नहीं रहे आगे, तो इसके लिए तुम इस लेयर को सेलेक्ट करके, मतलब उस लेयर के इस छोटे से बॉक्स वाले आइकन पे जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कर्सर भी चेंज हो जाएगा, बस इसको खींच के बढ़ा दो तुम। तो अगर तुम्हें अपने टूल्स और सारी चीजों के अलग कीबोर्ड शॉर्टकट सेट करने हैं, तो यहाँ पे फाइल्स पे आओ, शॉर्टकट सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे तुम सेक्शन चूज करके जहाँ पे तुम्हारा टूल और सारी चीजें होती है वहां पे से अपना शॉर्टकट सेट कर दो। वैसे मेरे जो वर्क स्पेस है शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, अगर तुम उसे इंपोर्ट कर लेते हो तो शॉर्टकट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। और अगर तुम्हें पता करना है कि कौन से शॉर्टकट से क्या होता है, तो तुम सारे बटन एक एक बार दबा के देखना क्या होता है, तुम खुद देख लेना। मजाक कर रहा था मैं, शॉर्टकट का सारा चीज नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम खुद पढ़ लेना। और हाँ, अगर तुम मेरे वर्क स्पेस पे ये वाला बटन दबाते हो तो तुम्हारे जो भी चीजें होगी एनिमेशन जो तुम करने वाले हो क्लिप स्टूडियो में, वो भी हाई क्वालिटी की, तो तुम उसको प्ले होता हुआ देख सकते हो। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन, तुम एनिमेशन पे आओ, यहाँ प्ले बैक सेटिंग पे आओ, रेंडर प्ले बैक बिफोर स्टार्टिंग ऐसा कुछ करके ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दो। अब तुम्हारे यहाँ पे लो एंड पीसी है, तो ये सबसे पहले तुम्हारे सारे फ्रेम रेंडर करेगा, फिर तुम्हें स्मूथ प्ले बैक दिखाएगा। और मेरी रिकमेंडेशन है, कर दो यार, एक बार कर दो इनेबल। हाँ, बाद में अगर तुम्हें बहुत बड़ी एनिमेशन को जल्दी प्ले करके देखना हो बीच में से, तो डिसेबल कर देना। और हाँ, एक बार कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, हाँ अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे तुम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे, तुम्हारे सारे सेल्स के नंबर मिनिमाइज होकर एक पिरामिड बन जाएंगे। अब तुम अगर इसमें कुछ ड्रॉ करना चाहोगे तो नहीं कर सकते तुम ड्रॉ, इसमें तुम एनिमेट कर सकते हो, ट्यूनिंग वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे तुम इस वाले आइकन पे जाओ, यहाँ पे लाइन ट्यूनिंग पता नहीं कुछ है, यहाँ पे देख लेना तुम। और यहाँ पे मैं इस पे ऐसे आऊँगा, यहाँ पे एक बिंदु दूंगा और मैं जहाँ तक मुझे ले जाना है इसको, मैं वहाँ तक एक बिंदु दूंगा। और ये ऑप्शन वाला जो ये ऑब्जेक्ट वाला जो टूल है, ये जो ऑब्जेक्ट वाला टूल है, इसको मैं सेलेक्ट करके इधर से इधर कर दूंगा। तो ये एक ट्यूनिंग एनिमेशन हो गई, मतलब राइट टू लेफ्ट सीन जा रहा है, नॉट जस्ट एनिमेट हो रहा है, वो बस एक कैमरा के तरीके से मूव कर रहा है। कैमरा अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ है, इसका मैं यूज़ नहीं करता, कैमरा का मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। अब कैमरा, इसको बंद कर दो यार, ये बकवास ऑप्शन है, मैं यूज नहीं करता इसलिए बकवास है तो अच्छा। अब हम थोड़ा कैमरे के बारे में बात कर लेते। तो तुम एनिमेशन पे आओ, यहाँ पे न्यू एनिमेशन लेयर्स पे आओ और यहाँ पे तुम्हें 2D कैमरा फोल्डर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, उसको क्लिक कर दो। यहाँ पे तुम्हारा एक कैमरा फोल्डर बन के आ जाएगा। अब तुम अपने एनिमेशन वाले फोल्डर को कैमरा वाले फोल्डर में डाल दो, हाँ फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो यहाँ पे कैमरा को तुम्हें कैसे यूज करना है, अब यहाँ पे तुम फर्स्ट पे आके एक की फ्रेम डाल दो और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट टूल को इनेबल करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे कुछ ऐसे रख दूंगा और एकदम लास्ट में जाके कुछ इस तरीके से एकदम बड़ा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो ये तुम्हें अभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन तुम यहाँ पे 3 लाइन्स पे आओ, यहाँ पे तुम 100 2D कैमरा फ्रेम्स कर दो, जो भी ये ऑप्शन है, और यहाँ पे प्लेबैक सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे 2D रेंडर कैमरा का ऑप्शन होगा, उसको इनेबल कर दो और रेंडर बिफोर स्टार्टिंग प्लेबैक, इसको भी इनेबल ही रखना यार। अब जैसे ही तुम प्ले करोगे, यहाँ तुम्हें कुछ अलग सा इफेक्ट देखने मिलेगा, ये है कैमरा। तो जब तुम वर्क करोगे तो ये इफेक्ट तुम्हें वर्क करते समय नहीं आएगा, लेकिन एडोब एनिमेट में आ जाता है। उसके लिए भी एक ऑप्शन वहाँ पे दिया जाता है, उसे डिसेबल करना पड़ता है, वो मैं
वो मैंने बता चुका है एडोब एनिमेट वाली वीडियो में। अब यहाँ पे तुम क्या करो, लाइक ये तो लीनियर ऑप्शन के लिए था, यहाँ पे एक नॉन लीनियर मतलब कुछ ऐसा सा है, यहाँ पे तुम इसको भी की फ्रेम देके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वॉन्सफॉर्म करके देख सकते हो। मुझे पता नहीं, मैंने इसका आज तक यूज नहीं करा है, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे एक और होल्ड का ऑप्शन मिलता है, ये थोड़ा यूजफुल है। लाइक तुमने यहाँ पे होल्ड डाला, मैं इसे थोड़ा आगे ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ और इसे थोड़ा आगे कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे होल्ड डाला और मैं इसे नॉर्मल साइज पे कर लेता हूँ। अब जैसे तुम प्ले करोगे तो जैसे हमारा होल्ड वाला आएगा तुम्हें कुछ अलग सा इफेक्ट देखने मिलेगा। ये सर कैमरा धीरे धीरे करके नहीं, एकदम से जूम हो रहा है, तो ये वाला इफेक्ट है। तो अब जो मैं करने जा रहा हूँ, इससे पहले डिस्क्लेमर, तुम लोग इसे घर पे ट्राई मत करना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा को रोटेट करूंगा और कुछ इस टाइप से यहाँ की फ्रेम दे के कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा। ओ भाई कितना क्रेजी लग रहा है। यहाँ पे मैं एक और कैमरा फोल्डर लूंगा और उस कैमरा फोल्डर के अंदर पुराने वाले कैमरा फोल्डर को डाल दूंगा और यहाँ पे भी बहुत सारी मूवमेंट कर दूंगा। और अब देखो कैसा लग रहा है। तुम इससे भी क्रेजी कर सकते हो, लेकिन इसे घर पे ट्राई मत करना, वरना इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट चीज बताता हूँ, जो ऑटो एक्शन मैंने बनाया, मैंने सेट करा था वो फोल्डर एनिमेशन के लिए। तो उसको यूज कैसे करना है, तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले रफ लेयर पे रफ बना देना है। और मैं बताता हूँ कि ये मैं लाइन एंटी एलाइजेशन नन पे क्यों यूज करता हूँ। और लाइन और रफ वर्क बताने के बाद तुम्हें लाइन ऐड करनी है, और लाइन ऐड करने के बाद तुम्हें शैडो एंड हाईलाइट के लिए लाइन देनी है। अब देखो जो एनिमे वगैरह बनते हैं उनमें जो ब्लू कलर का लाइन होता है वो शैडो के लिए यूज होता है, और जो ऑरेंज कलर का वो होता है वो हाईलाइट के लिए यूज होता है। लेकिन मैं जस्ट अपोजिट करता हूँ, तुम जो कलर चाहो वो यूज कर सकते हो, लाल पीला हरा ब्लू नीला गुलाबी, और छोड़ो इसके आगे बोला तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। इतना हो जाने के बाद तुम्हें सारे लेयर्स को सेलेक्ट करके Alt R प्रेस करना, अगर तुम मेरे वर्क स्पेस पे वर्क कर रहे हो तो, अगर नहीं तो तुम राइट क्लिक करके रास्टराइज कर लो। अब इतना हो जाने के बाद तुम लाइन आर्ट ऑन शैडो एंड हाईलाइट वाला, यानी ये रेड वाला लेयर और येलो वाले लेयर की ट्रांसपेरेंसी लॉक कर देनी है, और कलर वाले लेयर पे आके तुम्हें बस फ्लैट कलर करने हैं। अभी शैडो हाईलाइट पे नहीं करना है, फ्लैट कलर करने हैं। इसके बाद तुम शैडो एंड हाईलाइट लेयर को ड्राफ्ट लेयर में कन्वर्ट करके शैडो एंड हाईलाइट कलर कर दो, जस्ट सिंपल। और जहां जहां तुम्हें जगह छूटी हुई दिख जाए, जैसे छोटे मोटे स्क्वायर से, तो तुम वहां पे जस्ट कलर कर दो, मतलब अपने बकेट टूल से या फिर ब्रश से कलर कर दो। और इसलिए मैं एंटी एलाइजेशन बंद ही रखता हूँ, और हाँ मैं अपने बकेट टूल की भी एंटी एलाइजेशन बंद रखता हूँ, समझे। और इसलिए एनिमे वाले ये यूज करते हैं, लेकिन ऐसा वो ऐसे ही नहीं छोड़ देते। उसके बाद वो क्या करते हैं, इन सारे लेयर्स को, मतलब ये पूरा एक फोल्डर हो गया, इसको सारे को मर्ज करते हैं। तुम Alt Shift E प्रेस कर सकते हो अगर मेरे वर्क स्पेस में हो तो, वरना राइट क्लिक करके मर्ज ऑल सेल लेयर जो भी है ये ऑप्शन, उसको क्लिक कर सकते हो। और इसके बाद क्या होगा, ये सारे मर्ज होके एक लेयर बन जाएगा, ये फोल्डर नहीं रहेगा, ये अपने लेयर बन गया। अब यहाँ पे तुम फिल्टर पे आओ, ब्लर पे आओ, यहाँ पे तुम स्मूथ कर सकते हो या Alt 1 प्रेस कर सकते हो। अगर तुम मेरे वर्क स्पेस में वर्क कर रहे हो तो Alt 1 प्रेस कर सकते हो, और इसके बाद तुम्हारा एंटी एलाइजेशन लाइन स्मूथ हो जाएगी। और अगर तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा तो मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये पिक्सेलेटेड है, मतलब ये एंटी एलाइजेशन नहीं है, और यहाँ पे मैंने इसको सारा को मर्ज कर रखा है, और यहाँ पे मैंने Alt 1 दबाया और ये स्मूथ हो गया, सिंपल। तो तुम यूज करो ये सारी चीजें। तो मैं ये वाली एनिमेशन बनाने वाला हूँ जो तुमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसके कारण तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोजेक्ट सेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले की फ्रेम बनाऊंगा, और की फ्रेम क्या होती है, जो तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट पोज होता है, और बीच में भी एक पोज होता है, उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं उसको। और इसके बाद मैं फिर इसमें इन बिटवीन ऐड करूंगा। अगर तुम्हें हेड ड्राइंग सीखना है तो तुम मेरी ये वाली प्लेलिस्ट चेक करो, जहाँ पे मैंने तुम्हें पूरी ह्यूमन एनाटॉमी बेसिक्स बता दी है, और इसके बाद तुम आगे आगे प्रैक्टिस करके और इम्प्रूव कर सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं अलग लेयर पे एक हेयर्स, मतलब हेयर्स बनाऊंगा। और हेयर्स अलग से क्यों, क्योंकि हमें हेयर पे इंडिविजुअल मूवमेंट चाहिए, नॉट जस्ट कि वो हेड के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए ये बस रफ वर्क में, लाइन आर्ट वगैरह में सारी चीज़ें एक में हो जाएंगी। तो इतना हो जाने के बाद हमारा रफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब रफ वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको क्लीन अप करेंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल सेट कर लेता हूँ, जो मैंने तुम्हें बताया था ऑटो एक्शन के थ्रू, और इसको सेट कर लेने के बाद हम जस्ट इसको क्लीन अप करेंगे। और क्लीन अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम अच्छी क्वालिटी पे जाना चाहते हो तो, और एनिमे वाले तो 5-6 बार क्लीन अप करते हैं। तो क्लीन अप में बेसिकली हमें कुछ करना नहीं होता, क्लीन अप में बस हम रफ वर्क को ट्रेस कर रहे होते हैं और थोड़ा क्लीन कर रहे होते हैं। और देखो यार, एनिमेशन में टेक्निकल स्किल्स के अलावा, मतलब टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। देखो यार, एनिमेशन में टेक्निकल नॉलेज के अलावा भी 2 चीज़ें होती है,
फर्स्ट फंडामेंटल स्किल्स एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस। फंडामेंटल स्किल्स यानी तुम्हें ड्राइंग्स अच्छी आनी चाहिए। अगर तुम्हारी ड्राइंग्स अच्छी है तो तुम ऑटोमेटिकली एनिमेशन अच्छी कर पाओगे, और अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो तुम अच्छा एनिमेशन नहीं कर पाओगे। जस्ट एग्जाम्पल RG बकेट लिस्ट। और बात रही एक्सपीरियंस की, तो जस्ट एग्जाम्पल RG बकेट लिस्ट वो भी बहुत टाइम से कर रहा है, तो उसके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस गेन करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी एनिमेशन इंप्रूव हो जाएगी। कुछ ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अब हमारा क्लीनअप डन हो चुका है। अब क्लीनअप के बाद हमारे आती है लाइन आर्ट, और लाइन आर्ट भी वही क्लीनअप की तरह है, बस इसमें तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। अब यहाँ पे आती है दो ऑप्शन, या तो तुम प्रेशर सेंसिटिविटी यूज़ करो या तो तुम नहीं कर सकते हो। अब देखो, अगर तुम ब्रश एंटी एलाइजेशन को नॉन पे रख के यूज़ करते हो तो प्रेशर सेंसिटिविटी यूज़ करो, और अगर तुम ब्रश को एंटी एलाइजेशन नॉन पे रख के यूज़ नहीं करते तब भी करो, क्योंकि इससे तुम्हारे फ्रेम्स ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो अब इतना हो जाने के बाद मैं शैडो एंड हाईलाइट्स के लिए लाइंस दूंगा, जिसको गैंगा कहते हैं शायद, गैंगा साकुआ, पता नहीं, कुछ तो कहते हैं, गैंगा ही कहते हैं शायद। तो गैंगा मतलब एनिमे इंडस्ट्री में गैंगा ही कहते हैं इसको। इतना हो जाने के, तो हमारी गैंगा डन हो जाने के बाद, तो इन सभी लेयर को मैं रास्टराइज करके और शैडो एंड हाईलाइट लेयर एंड लाइन आर्ट लेयर की ट्रांसपेरेंसी लॉक करके सबसे पहले फ्लैट कलर करूँगा। फ्लैट कलर हो जाने के बाद हम इसमें शैडो एंड हाईलाइट का कलर करेंगे। तो उसके लिए मैं शैडो एंड हाईलाइट लाइन वाले लेयर को ड्राफ्ट लेयर में कन्वर्ट करूँगा, और उसके बाद शैडो एंड हाईलाइट कर दूँगा। तो बस इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह पे वर्क कर लेता हूँ। और देखो, बैकग्राउंड वगैरह की वीडियो मैं कभी बाद में तुम्हें बताऊँगा, और क्योंकि मैं भी उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ बैकग्राउंड बनाने में। तो इसके बाद हम थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग और थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। देखो, कंपोजिटिंग मैं तुम्हें बेसिक से कंपोजिटिंग बताता हूँ, जो तुम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर सकते हो। तुमने एनिमेशन बनाई, उसका इम्प्रूव वर्जन के लिए तुम करो क्या, तुम्हारी जो एनिमेशन लेयर है किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तुम उसको डुप्लीकेट करके उसके जस्ट ऊपर रख दो। उसमें तुम गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दो जितना तुम्हें अच्छा लगे, फिर उसकी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन या ऐड कर दो और उसकी ओपेसिटी कम कर दो। बस ये तुम्हें थोड़ा एनिमे इफेक्ट देगा। तो बस वीडियो यहीं तक थी। होप कि तुम्हें क्लिप स्टूडियो समझ में आया होगा, और क्लिप स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी सीखने के लिए। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और तुम वीडियो 20 तारीख के पहले देख रहे हो, तो मेरी न्यू वीडियो आने वाली है जिस पे 1 साल से काम चल रहा है एनिमेटर डूड पे। तो तुम लोग जाके ज़रूर चेक करना 20 तारीख को, और यानी 20 अक्टूबर 2024 को। और अगर तुम वीडियो बाद में देख रहे हो तो वीडियो आ चुकी है, तुम जस्ट स्क्रीन पे जो तुम्हें वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करो और जाके देखो उसको। और बाकी और भी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट करो।